जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई परीक्षित। ये हमारी एक्सप्लेन सीरीज का 6th लेक्चर है। अगर कोई यहाँ पर पहली बार आया है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी एक्सप्लेन सीरीज है, जो कि इंग्लिश की मार्क्स बूस्टर सीरीज है। इससे इंग्लिश के आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे। कैसे बूस्ट होंगे ये देखते हैं। इस सीरीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले क्या है कि इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज के होते हैं ना, इनके करंट आर्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग बहुत एनालिटिकल वे में कवर करते हैं। इससे आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, जो ट्रेंड में चल रहा है वो सारी वोकैब कवर हो जाएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, इसमें आप ग्रामर का एप्लीकेशन सीखोगे। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि ग्रामर का अप्लाई कैसे करना है, उसको ग्रामर के रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। चौथी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एसएसबी में जो भी बच्चे जा रहे हैं, जो भी लोग जा रहे हैं, उनके करंट टॉपिक्स, ठीक है, उनके करंट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ कवर करते हैं, ताकि इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको इजिली तरीके से टैकल कर सकते हैं। पांचवा, मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये लगती है कि इससे आपका इंट्यूशन डेवलप होगा इंग्लिश का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करने से क्या होगा, इंट्यूशन डेवलप होगा। आप फ्लो फ्लो में क्वेश्चन सही कर दोगे। आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे क्वेश्चन सही हो गया, बट सही हो जाएगा। छठा चीज क्या है, ये करंट अफेयर के आर्टिकल्स हैं, इसलिए आपका करंट अफेयर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कवर होता चल रहा है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इसलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि इसको डेली फॉलो करिए। ठीक है, अब चलते हैं क्या टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें दिखा देना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले ये हमारा क्या है, अभ्यास एक्स डिफेंस का चैनल है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ढेर सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम लोग पीवाईक्यूएस के थ्रू सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, और चाहे वो जीएस हो। एक एक पीवाईक्यूज कवर करेंगे, ठीक है, पिछले 5 साल के। फिर इसके बाद ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी की 10 वीडियोज आ चुकी हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोज हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साइंस हमारी इंट्रो क्लास आ चुकी है, अब धीरे धीरे साइंस को भी हम लोग कवर करेंगे कंप्लीटली। हम लोगों ने मैपिंग सीरीज की एक भारत दर्शन सीरीज निकाल रखी है, वो भी आप देखिए। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ढेर सारा मटेरियल है आपके लिए, जो मैं 110% श्योर हूँ ये कंटेंट जो है आपके सीडीएस, एफकैट, एनडीए और सीएपीएफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने वीडियो पे। ठीक है, तो इस आर्टिकल, बेसिकली जो आर्टिकल है वो इंडिया यूएस ट्रेड के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। ठीक है, इंडिया यूएस ट्रेड के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। अब क्या लिखा हुआ है, इंडिया यूएस ट्रेड नीड्स स्टेबल फ्रेमवर्क नॉर फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग का मतलब होता है कि ये नहीं करना है कि पहले आग जला देनी है फिर उसे बुझा देना है, ये चीज नहीं करना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पहले टेंशन क्रिएट हुआ फिर इसको रिजॉल्व किया। हमें क्या है कि स्टेबल फ्रेमवर्क चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का बीच में टेंशन नहीं होना चाहिए। वो टेंशन क्या हो रहा है अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील में, ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये जो आर्टिकल्स होते हैं नॉर्मल पर्सन नहीं होते हैं, ये बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में। तो देख रहे हो ये क्या है, उनकी एक्सपर्टीज लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इसलिए इन आर्टिकल्स को नॉर्मल बिल्कुल मत समझना। ठीक है, बहुत ही एनालिटिकल वे में लिखे जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं, अ हाई लेवल यूएस ट्रेड डेलीगेशन। एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ, भूल गया हूँ कि भाई ये इसमें सिर्फ हम आपको ये आर्टिकल नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको हम लोग साथ में आपको मीनिंग भी प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग है, यहाँ पर हिंदी मीनिंग है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका फाउंडेशन बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ढेर सारी मीनिंग्स को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए, पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी एक्सपीरियंस लिस्ट पे। A high level US trade delegation is in New Delhi for a fresh push to break India US trade stalemate। स्टेल मतलब जो बीच में कह सकते हो, स्टेलमेट का मतलब होता है जो ब्रेक लग गया, स्टेलमेट हो गया।
उस इंडिया यूएस ट्रेड के स्टेलमेट को ब्रेक करने के लिए एक हाई लेवल यूएस ट्रेड डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, कोई अपना ग्रुप भेजता है, ठीक है, दूसरी कंट्री में ट्रेड डील करने के लिए, ठीक है, मतलब किसी ने, डेलीगेशन का मतलब होता है किसी के बिहाफ पे ये ग्रुप आया है ट्रेड डील करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेलीगेशन। तो आई हाई लेवल यूएस ट्रेड डेलीगेशन दिल्ली में आया है, क्या करने आया है कि जो भाई ये स्टेलमेट है, ब्रेक लग गया कुछ चीजों की वजह से, उसको उसको फ्रेश पुश देने के लिए, फिर से पुश देने के लिए आया है। वो क्या स्टेलमेट हुआ है, ये चीज देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दो, आ हाई लेवल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आ है, ए यूज हुआ है, इस वजह से यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इज यूज हुआ है। यहाँ पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता तो यहाँ पर आर यूज होता। समझ में आया, चलते हैं। At stake is a trade relationship nearing $200 billion a year, growing steadily but still operating without a formal framework। कहने मतलब है कि स्टेक पे क्या है, एक ट्रेड रिलेशनशिप है जिसकी कॉस्ट नियरली $200 बिलियन a year है। मतलब कहने मतलब है कि इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड रिलेशनशिप है जो $200 बिलियन a year होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रोइंग स्टेडली, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल ऑपरेटिंग विदाउट अ फॉर्मल फ्रेमवर्क। लेकिन इस ट्रेड को करने के लिए कोई फॉर्मल फ्रेमवर्क नहीं है, बस चीजें यूं ही हो रही हैं, ठीक है। तो उसी फॉर्मल फ्रेमवर्क को फ्रेश पुश देने के लिए एक हाई लेवल ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ है। समझ में आ रहा है। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन क्या है, वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। वॉशिंगटन हैज टेकन अ हार्ड लाइन ऑन ट्रेड imbalances, imposing a cumulative 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। क्या बोला जा रहा है, वॉशिंगटन एक है इसलिए हैज का यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉशिंगटन ने एक हार्ड लाइन लिया है, मतलब हार्ड लाइन मतलब टफ डिसीजन लिया है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ने कंट्री ने 100 रुपए की कोई चीज दूसरी कंट्री को भेजी और इस कंट्री ने 90 रुपए इस कंट्री को बेचा, तो इनके बीच में जो इम्बैलेंस आया है वो 10 रुपीज का इम्बैलेंस आया है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इम्बैलेंस। अब क्या हो रहा है कि हम लोग यूएसए को बहुत चीजें एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन यूएसए से बहुत कम चीजें इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस हो गया है। इसी ट्रेड इम्बैलेंस को क्या कर कम करने के लिए, ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया भेज रहा है, ये मान लीजिए यूएस भेज रहा है, तो ट्रेड इम्बैलेंस ये किसके फेवर में है, इंडिया के फेवर में है, क्योंकि इंडिया ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, जबकि यूएसए क्या है, कम चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। तो यूएसए क्या चाह रहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें ज्यादा ज्यादा, इसीलिए वो इस ट्रेड इम्बैलेंस को के ऊपर एक टफ डिसीजन लिया। क्या टफ डिसीजन लिया है, इम्पोजिंग अ क्यूमुलेटिव 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स पे क्या किया इसने, 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया। इम्पोज का मतलब लगा दिया, थोप दिया, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब सब मिला करके, सब जो छोटे छोटे हैं, क्यूमुलेटिव का मतलब बिल्कुल मिला करके सब कुछ। तो 50% टैरिफ लगाया है यूएसए ने इंडियन गुड्स पे, क्लियर है। अब जो ये इम्पोजिंग है, इम्पोजिंग क्या है, यहाँ पर जीरन का काम कर रहा है, ठीक है। इम्पोजिंग क्या है, जीरन, जीरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी होता है। इस वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जीरन का यूज किया गया है। समझ में आ रहा है ये इम्पोजिंग, ठीक है। अब चलते हैं। न्यू दिल्ली इंसिस्ट दोज ड्यूटीज must ease before any deal and has registered US pressure to open the sensitive agriculture and dairy market। क्या बोला जा रहा है, न्यू दिल्ली एक है इसलिए इंसिस्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है। इसने बोला कि भाई ये जो यूएसए ने हम पर जो ड्यूटीज लगा रही हैं, एक्स्ट्रा लगा रखा है, इन्हें ईज करना चाहिए। ईज करने का मतलब ढीला करना, ईज करने का मतलब क्या है, ढीला करना, रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन करना, ठीक है। तो उन ड्यूटीज को कम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। कोई भी डील होने से पहले हम तभी डील करेंगे जब तक ये ईज नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम यूएसए से डील नहीं करेंगे। और एक चीज और रजिस्ट किया है, रजिस्ट का मतलब पता है, रोकने की कोशिश की है, या फिर कह सकते हो अपोजिशन किया है। किसका, यूएस प्रेशर है। यूएस क्या है, लगातार प्रेशर कर रहा है इंडिया को कि आप अपने सेंसिटिव एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को यूएसए के लिए खोलो, ताकि यूएसए ज्यादा से ज्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। और एक्सपोर्ट करके वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको
मेंटेन कर सके, ठीक है, इस ट्रेड बैलेंस को कम कर सके। ये कौन चाह रहा है? यूएसए चाह रहा है। क्लियर हो रहा है? आई होप आपको इस एक पैराग्राफ की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में क्या बात बोली गई है कि यूएस फार्म लॉबीज, लॉबीज का मतलब होता है ग्रुप होता है, ठीक है। तो यूएस फार्मर्स की एक लॉबीज होती है जैसे इंडिया में होती है। यूएस फार्म लॉबीज वांट इंडिया टू बाय मोर अमेरिकन रो क्रॉप्स एज वॉशिंगटन सीक्स टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट अवे फ्रॉम चाइना। क्या बोला जा रहा है? लॉबीज है, लॉबीज क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर वांट लगा है, एस नहीं लगा है, ठीक है। तो यूएस फार्म लॉबीज क्या चाहती है कि वो इंडिया से चाहती है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन रो क्रॉप्स को खरीदे, ठीक है। रो, ताकि क्या है, ऐसा क्यों चाह रहा है अमेरिका, ऐसा क्यों चाह रहा है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा रो क्रॉप्स की खरीदे? क्योंकि वो चाइना, ठीक है, चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है अपने एक्सपोर्ट को, ठीक है। जो चाइना में, चाइना ने क्या किया, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट बंद कर दिया क्योंकि चाइना ने इंपोर्ट बंद कर दिया इतना यूएसए से, क्योंकि यूएसए ने बहुत हैवी टैरिफ लगा रखा है चाइना से। तो यूएसए चाह रहा है कि जो भाई हमारा सामान यहाँ जाता है वो किसी दूसरी कंट्री से है, वो दूसरी कंट्री क्या है? इंडिया है। तो वो यूएसए चाह रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई हो, मल्टीपल कंट्रीज में जाए। तो जो चीजें चाइना में जा रही थी वो चाइना में, जाहिर सी बात है, इंपोर्ट को हैवी ड्यूटीज लगाएगा, तो वहां पर चाइना में यूएसए की चीजें इतनी बिकेंगी नहीं। तो यूएसए चाह रहा है कि ये सारा सामान कहाँ आ जाए? इंडिया आ जाए। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है? इसी चीज को रजिस्ट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि अवे फ्रॉम, अवे के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है? फ्रॉम लगता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अवे फ्रॉम, इस चीज को आप याद रखना। दिस वीक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटेंड न्यू टैरिफ ऑन इंडियन राइस। एक अब मीटिंग अभी आपने रिसेंटली देखा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस फार्म लॉबीज के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें ये बेसिकली नया टैरिफ लगाने के थ्रेटन करते हैं। किस पे? राइस पे। बेसिकली क्या है, यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने बोला है कि राइस पे हम टैरिफ लगा देंगे, इसकी धमकी दे रहे हैं, ठीक है। ये नई मीटिंग में उजागर हुआ है। अब चलते हैं, रेगुलेटरी डाइवर्जेंस हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द पिक्चर। अब क्या है, कुछ रेगुलेटरी डाइवर्जेंस है यूएसए और इंडिया के ट्रेड के बीच में, जिसकी वजह से ये जो इशू है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पिक्चर का मतलब जो इशू है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फर्दर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। यूएस ऑफिशियल्स फ्रिक्वेंटली साइट इंडियाज स्ट्रिंजेंट रूल्स एज बैरियर्स। जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं फ्रिक्वेंटली, देखो ऑफिशियल्स क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर साइट है, एस और एस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते, थोड़ा सा बड़ा कर देते हो। तो यूएस ऑफिशियल क्या करते हैं, ये साइट मतलब बोलना बार बार जताते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट जो रूल्स हैं वो क्या है? बैरियर हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली डिफेंड्स देम एज रूटेड इन कंज्यूमर सेफ्टी एंड कल्चरल नॉर्म्स। जो न्यू दिल्ली है वो इस चीज को डिफेंड करता है कि भाई हमारी कंज्यूमर सेफ्टी बहुत जरूरी है, हमारे कंट्री के जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, और हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए हम लोग ये बैरियर्स लगाते हैं। ये कौन कह रहा है? इंडिया कह रहा है। न्यूअर फ्रिक्शंस लाई इन डिजिटल ट्रेड एंड लेबर मोबिलिटी। अब जो नए फ्रिक्शंस है, फ्रिक्शन का मतलब जो जो नई प्रॉब्लम आ रही है, फ्रिक्शन का मतलब है कि रुकावट, जो नई रुकावट आ रही है वो किसमें आ रही है? डिजिटल ट्रेड में आ रही है और लेबर मोबिलिटी में आ रही है। जैसे अभी H1 वीजा पे क्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा हाई फीस वसूलने लगे हैं और बहुत ही हाईली स्किल्ड लोगों को ही H1 वीजा दिया जा रहा है, नॉर्मल को वीजा दिया ही नहीं जा रहा है। कौन नहीं दे रहा है? यूएसए नहीं दे रहा है। तो यूएसए क्या चाह रहा है कि वो अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन को आने नहीं देना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि वहां के लोगों को जॉब इतनी नहीं मिल रही जितनी इंडियंस को मिल रही है, क्योंकि इंडियंस हाईली स्किल्ड होते हैं, ठीक है। इंडियाज डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज, ध्यान देना, इंडियाज डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज एंड ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स, ठीक है। ये इतना बड़ा क्या सब्जेक्ट है, अब प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर लगा है।
इंडिया की जो डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास जो भी डेटा होता है, आप जब भी साइन अप करते हो किसी भी ऐप पे, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी चीज पे, तो उनके पास आपका जो भी डेटा होता है वो उससे रिलेटेड इंडिया ने डेट लोकलाइजेशन पॉलिसीज बना रखी हैं, तो उसी की बात की जा रही है। और ई कॉमर्स आप जानते ही हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वो सारे उससे रिलेटेड जो रूल्स बना रखे हैं। आर सीन बाय यूएस कंपनीज एज कॉस्टली रेड फ्लैग्स। तो ये सारी चीजें क्या है, यूएसए की कंपनीज क्या करती हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अनफेयर चीज है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कि भाई अगर हम आपके यहाँ भी डेटा सेंटर बना देंगे तो डेटा सेंटर बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोला क्या है, कॉस्टली रेड फ्लैग। कॉस्टली रेड फ्लैग बोला गया, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ भी डेटा सेंटर वगैरह बनाएंगे तो उनको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज ही न्यूज आई है, देखो, माइक्रोसॉफ्ट की और अमेजोन की, ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ना, आज ही न्यूज आई है। अब आगे चलते हैं, वीजा एंड टैलेंट मोबिलिटी, ये तो हो गया। In September, Washington announced a steep fee on new H1B petition। ठीक है, स्टीप फी का मतलब एकदम से, स्टीप का क्या होता है, जैसे एक खड़ी चट्टान होती है, ठीक है, एकदम, तो स्टीप से कहते हैं। क्लियर है, स्टीप फी ऑन H1B पिटीशन, तो H1B पे पिटीशन पे जो फीस थी वो एकदम से बढ़ा दी। New Delhi has made clear that skilled mobility is a priority even if formally outside a trade mandate। मतलब न्यू दिल्ली ने बोला है, बहुत क्लियरली बोल रखा है कि भाई स्किल्ड मोबिलिटी हमारी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, हमारी ट्रेड डील में क्या है, स्किल्ड मोबिलिटी प्रायोरिटी होगी, चाहे फॉर्मली आउट ये ट्रेड मैंडेट से बाहर ही क्यों ना हो, बट हमारी ये प्रायोरिटी होगी, स्किल्ड मोबिलिटी। अब चलते हैं, एनर्जी कोऑपरेशन इज अनदर एरिया राइप फॉर एग्रीमेंट। अब ये जो नया एग्रीमेंट है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो नया पुश है, फ्रेश पुश है, इस फ्रेश पुश में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एनर्जी कोऑपरेशन का मतलब, जो हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, इसे हम रसिया से सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कोऑपरेशन। एनर्जी कोऑपरेशन पे ये क्या है, एक एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं कि भाई हम यूएसए से भी ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने लगे। चांसेस कम है लेकिन देखते हैं। तो राइप का मतलब होता है कि अच्छा टाइम आ गया, पक चुका है। राइप का बेसिकली मतलब क्या है, पक चुका है। ठीक है, India's heavy imports of Russian oil have been a flashpoint, but they also underscore India's need for energy diversification। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम रसियन ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रसिया से। अब ये क्या है, ये फ्लैश पॉइंट है, मतलब कि उनके दिमाग में खटक रहा है यूएसए की, भाई कि आप रसिया से इतना ज्यादा ऑयल क्यों खरीद रहे हो, हमसे भी खरीदो, हमारे पास भी बहुत ज्यादा ऑयल है, हमसे क्यों नहीं खरीदते हो, तुम रसिया से ही क्यों खरीद रहे हो, यूएसए का ये कहना है। बट दे ऑल्सो अंडरस्कोर इंडियाज नीड फॉर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। यूएसए क्या कहता है, यूएसए कहता है कि भाई आप रसिया से खरीद रहे हो, ठीक है आप खरीदो, लेकिन आप हमसे भी खरीदो। किससे कह रहा है, इंडिया से कह रहा है कि आप हमसे भी खरीदो, आप एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन करो। ठीक है, किसी एक कंट्री पे डिपेंड रहोगे तो दिक्कत है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप क्या करोगे, आप एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन करो। यूएसए यही कह रहा है। ठीक है, यूएसए यही कह रहा है कि दे ऑल्सो मतलब जो डेलीगेशन आया है वो बता रहा है कि अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है इंडियाज नीड फॉर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। A trade pact could facilitate a trade pact could facilitate larger purchases of US energy। ठीक है, गिविंग इंडिया अ नॉन रशियन सप्लाई ऑप्शन एंड बूस्टिंग अ मेजर यूएस एक्सपोर्ट कैटेगरी। अब ये कुड है ना, कुड क्या कर रहा है, जैसे मे माइट कुड होता है ना, संभावना जता रहा है, पॉसिबिलिटी जता रहा है कि फैसिलिटेट कर सकता है लार्जर परचेज। अब यहां से हम यूएस एनर्जी से क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं, ये क्या है, एक संभावना जताई जा रही है इस पर्टिकुलर ट्रेड पैक्ट में। इससे क्या है कि इंडिया को एक नॉन रशियन सप्लाई ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, दूसरी क्या है, इससे यूएस का जो एक्सपोर्ट है इंक्रीज होगा, यूएस ज्यादा ज्यादा इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकेगा, और जो मैंने पहले बताया है ट्रेड इम्बैलेंस हो गया, उस ट्रेड इम्बैलेंस को भी वो फिल कर पाएगा।
मीनवाइल, अब देख रहे हो इस तरीके की चीजें यूपीएससी पूछ लेता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, ये सारी चीजें मीनवाइल। ठीक है, मीनवाइल में बीच में उसी के साथ साथ इंडियाज ओन ट्रेड स्ट्रेटजी हैज शिफ्टेड मार्केटली। ठीक है, इंडिया की खुद की जो ट्रेड स्ट्रेटजी है वो शिफ्ट हुई है मार्केटली, ठीक, अलग अलग मार्केट के बेसिस पे। आफ्टर वॉकिंग अवे फ्रॉम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मेगा पैक्ट इन 2019, न्यू दिल्ली हैज लीन्ड इनटू अ वेब ऑफ बायलैटरल और मिनीलैटरल डील्स टेलर्ड टेलर्ड टू इट्स इंटरेस्ट। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करते थे, बड़े बड़े रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करते थे, जैसे ब्रिक्स हो गया, ठीक है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, तो ऐसे क्या थी, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। हमने क्या किया, इनसे क्या है, थोड़ा सा दूरी बना ली। वॉकिंग अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है, दूरी बना ली। क्यों दूरी बना ली? क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को देखते हुए काम कर रहे हैं। जैसा हमारा इंटरेस्ट होगा उसको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को टेलर्ड करेंगे, और उसी हिसाब से हम बायलैटरल स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और मिलिलैटरल डील्स कर रहे हैं। ठीक है, बायलैटरल का मतलब होता है जब दो कंट्री के बीच में डील होती है, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल। और इसी तरीके से क्या होता है हमारा मिनीलैटरल, ठीक है, जो छोटे लेवल पे होता है, मिनी लेवल पे होता है। ऐसी डील्स को हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि किस कंट्री से ज्यादा हमें फायदा होगा। जैसे हम लोग, इंडिया जो है वो रसिया से ऑयल खरीद रहा है, तो ये क्या है, बायलैटरल है। समझ में आ रहा है? दिस फ्लरी रिफ्लेक्ट अ डेलिबरेट चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। ठीक है, अब क्या है कि लोग क्या, अदर कंट्रीज क्या है, जैसे यूएसए क्या है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी अपना रही है। माइक्रोसॉफ्ट हो गई, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो चाइना प्लस वन स्टडी। चाइना प्लस वन का मतलब होता है कि कोविड के दौरान लोगों को ये समझ में आ गया कि हमें पूरी तरीके से चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें अदर कंट्रीज में भी क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए अभी रिसेंटली आज की न्यूज है कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन ने मिल करके बहुत बड़ी डील, मतलब इन दोनों ने अलग अलग सेपरेटली क्या किया है, इन्वेस्टमेंट निकाले हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने मान लीजिए 35 बिलियन डॉलर की डील की है, अमेजोन ने भी अराउंड 35 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। ठीक है, ये किस स्ट्रेटजी के थ्रू है, ये इसी स्ट्रेटजी के थ्रू है कि वो चाइना से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, aligning more closely with the US is central to India's bid to secure its geo-economic future in a multipolar world। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, aligning more closely with US, हम यूएस से थोड़ा सा क्लोजली उसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, क्लोजली क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि ये इट इज सेंट्रल टू इंडियाज बिड टू सिक्योर इट्स जियो इकोनॉमिक फ्यूचर। इंडिया अपने जियो इकोनॉमिक फ्यूचर को बचाने के लिए क्या करना चाहता है, वो यूएसए के कहीं ना कहीं क्लोजली कनेक्ट रहना चाहता है, उसके साथ ट्रेड डील चाहता है। ठीक है, क्योंकि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमें क्या है, बहुत अच्छे तरीके से नेविगेट करना होगा, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, जस्ट एज वॉशिंगटन सीज अ डीपर ट्रेड पार्टनरशिप विद इंडिया एज बोथ a strategic counterweight in Asia and growing market that would rival China's। कहने का मतलब ये है कि भाई इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर इंडिया और यूएसए के बीच में डीपर ट्रेड पार्टनरशिप होगी तो वो चाइना को चैलेंज कर सकते हैं। काउंटरवेट का मतलब कहीं ना कहीं चाइना को चैलेंज कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलाइनिंग। ठीक है, अलाइनिंग, यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, हाँ इज, यहाँ क्या लिखा है, इज, यहाँ पर देखो। अब ये अलाइनिंग क्या है, यहाँ पर सिंपली क्या है, ये जीरन को फॉर्म बना के किया गया है। जीरन टी क्या बना है, हमारा सब्जेक्ट बना है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ पर इज का यूज किया गया है। ठीक है, वॉशिंगटन नाउ सीज इंडियाज लेटेस्ट ऑफर्स एज मटेरियली स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि अब वॉशिंगटन क्या देखता है, सीज क्या देखता है, इंडिया का जो लेटेस्ट ऑफर है ना, उसको मटेरियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर समझता है। ठीक है, एज इट कंटिन्यूज टू फ्लैग सेंसिटिविटीज ऑन स्पेसिफिक इंपोर्ट्स। ठीक है, कहने का बस मतलब ये है कि भाई इंडिया की पोजीशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से यूएसए को इंडिया को रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है। कहने का मतलब बस इतना है। दिस पॉइंट्स टू न्यू दिल्ली इज टेस्टिंग द पॉलिटिकल लिमिट्स ऑफ
ऑफ व्हाट इट कैन पुट ऑन द टेबल। मतलब अभी जो भी एग्रीमेंट होगा तो इंडिया क्या कर रहा है कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जो पॉलिटिकली सही हो, जिसको हम टेबल पे रख करके नेगोशिएशंस कर सकें यूएसए के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? वॉशिंगटन इज इंक्रीजिंगली ट्रीटिंग इंडिया एज अ कोर मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वॉशिंगटन क्या कर रहा है, इंडिया को एक कोर मार्केट समझ रहा है। भाई 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है, 1 बिलियन यूजर हैं इंटरनेट पे, इतनी बड़ी मार्केट है जिसकी वजह से क्या है, यूएसए इंडिया को एज अ कोर मार्केट की तरह देख रहा है। इसीलिए यूएसए बार बार कोशिश कर रहा है कि वो अपने एक्सपोर्ट को इंडिया को बढ़ाए, लेकिन इंडिया ने कुछ बैरियर लगा रखे हैं यहाँ के कंपनीज कंज्यूमर्स को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, a first stage package is likely to target areas with high payoff and manageable domestic cost। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज पैकेज है वो लाइकली क्या है, ऐसे एरियाज को टारगेट कर रहा है जो हाई पे ऑफ है और मैनेजेबल डोमेस्टिक कॉस्ट है। क्या है देखेंगे भी। द मोर चैलेंजिंग वर्क इन 2026 विल बी टू मूव फ्रॉम डैमेज कंट्रोल टू रूल मेकिंग। कहने मतलब क्या है कि सबसे बड़ा जो अभी चैलेंज है इन दोनों इस ट्रेड डील में, कि हमें क्या करना है, कि डैमेज कंट्रोल नहीं करना है, हमें पहले रूल बनाने हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर इन दो एक मिनट ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इंडिया और यूएसए के बीच में प्रॉब्लम यही हो रही है, ये बात यही बोली जा रही है कि हमें क्या है, फायर फाइटिंग नहीं करनी है, एक बार आग लगाए उसको बुझा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले प्रॉपर तरीके से एक स्टेबल फ्रेमवर्क चाहिए, एक स्टेबल फ्रेमवर्क बन जाएगा तो ये चीज नहीं होगा। उसी की बात बोल रहा है ये। ठीक है, कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें हमें कहाँ से शिफ्ट होना है, मूव करना है फ्रॉम डैमेज कंट्रोल टू रूल मेकिंग while keeping the process insulated from election cycle। ठीक है, इलेक्शन साइकिल का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, तो उससे वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए ट्रेड डील। ठीक है, इफ न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन कैन यूज दिस फेज टू को डिजाइन स्टैंडर्ड का मतलब होता है दोनों मिलकर के रूल्स बनाएंगे। इसके लिए फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मतलब जो बहुत ही हाईली होती है सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इस सेमीकंडक्टर को हम बना के भेजेगा, तो ये सप्लाई चेन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेमीकंडक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है, सेमीकंडक्टर से कई पूरी पूरी जीपीयूज डिपेंडेंट है। ठीक है, द ट्रेड फ्रेमवर्क विल हेल्प सेव द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। ठीक है, जो ट्रेड फ्रेमवर्क क्या होता है बताएंगे अभी। will help shape the Indo-Pacific इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर का सिंपल सा मतलब है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात की जा रही है। एंड एंकर का मतलब होता है जब एक शिप कह सकते हैं बड़ा जहाज जब पहुंचता है किनारे तो उसको एंकर कर देते हैं। ठीक है, उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। एंकर का मतलब स्टेबलाइज करना। and anchor the India-US partnership in shared prosperity, risk diversification and long-term strategic stability। long-term strategic stability बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेबल फ्रेमवर्क। ये सारा क्या है, ट्रेड डील होने जा रही है। तो मैंने आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से पढ़ के बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे कुछ अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, अब देखो डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेंट फॉर डिस्कशन और नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन और डिस्कशन के लिए जो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन, जिसे हिंदी में प्रतिनिधि मंडल कहते हैं। स्टेलमेट का मतलब क्या होता है, गतिरोध या ठहराव होना। सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट। इसी स्टेलमेट को फ्रेश पुश देने के लिए इसी स्टेलमेट को फ्रेश पुश देने के लिए यूएसए का डेलीगेशन इंडिया आ रहा है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है फॉर एन एग्रीमेंट और सिस्टम। मान लीजिए दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होना है तो पहले फ्रेमवर्क बनता है, उसी की बात जिसे ढांचा कहते हैं। इम्बैलेंस सभी को पता है, टैरिफ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से मंगाती है
कोई सामान मंगाता है दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। इसी सामान पे जब हम लोग टैक्स वसूलते हैं दैट इज कॉल्ड टैरिफ। ठीक है, टैरिफ का मतलब समझ लीजिए। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशन। ठीक है, जोड़कर बढ़ने वाला, धीरे करके इसके बाद ऐसे ऐसे कर बढ़ता जाएगा। सेंसिटिव आपको पता है, इजिली अफेक्टेड जो हो जाए। रेगुलेटरी, रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। रेगुलेटरी मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हो। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डिफरेंसेस होना, वेरिएशंस होना। ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी सीवियर, ये सभी को पता है। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और रूल्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट किए जाते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, नॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कंफ्लिक्ट और टेंशन। ठीक है। डेटा लोकलाइजेशन, रिक्वायरमेंट टू स्टोर डेटा विद इन नेशनल बॉर्डर्स दैट इज कॉल्ड डेटा लोकलाइजेशन। कि अपने नेशनल बॉर्डर्स के बीच में क्या करना है, हमें डेटा लोकलाइजेशन करना है, जैसे इंडिया इसके बीच में कर लेगा। ई कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, सभी पता है। मोबिलिटी पता है। पिटीशन मतलब, पिटीशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, याचिका जिसे हिंदी में कहते हैं। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल यूज कर लिया, क्रूड ऑयल यूज कर लिया, सोलर एनर्जी यूज कर लिया, टाइडल एनर्जी कर लिया, बायोगैस, ये सारे क्या है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है। अभी एक हाइड्रोजन एनर्जी आपने सुना होगा। फ्लैश पॉइंट क्या, अ पॉइंट ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट पे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो, तनाव का बिंदु। सप्लाई ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई। स्ट्रेटजिक मतलब प्लान फॉर लॉन्ग टर्म एडवांटेज। स्ट्रेटजिक मतलब लॉन्ग टर्म एडवांटेज के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है, रणनीति की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। मल्टीपोलर का मतलब होता है जो मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हो। काउंटर वेट का मतलब समथिंग दैट बैलेंसेस अनदर फोर्स। ठीक है, संतुलनकारी शक्ति। समझ में आ रहा है। मटेरियली स्ट्रॉन्गर सभी पता है, सिग्निफिकेंटली बेटर टू और स्ट्रॉन्गर। सेंसिटिव मतलब इश्यूज दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। संवेदनशीलता, ऐसे इश्यूज जिनमें केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत होती है। हाई पे ऑफ का मतलब हाई बेनिफिट रिवॉर्ड। मैनेजेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड, मतलब जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल करने लायक हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजेबल। डोमेस्टिक कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट विद इन कंट्री। रूल मेकिंग, क्रिएटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस। आई होप आपको ये सारी मीनिंग समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से जो भी आपको मीनिंग नहीं समझ में आई है, डिफिकल्ट लग रही है, नहीं याद हो रही है, उसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। तो मैं आपको कुछ चीजें और बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा अभ्यास एक्स डिफेंस है। ठीक है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी के साथ एक हमारा कनकर ग्रुप चल रहा है। ठीक है, ये 1-to-1 मेंटोरशिप का ग्रुप है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए। आप वहां पर पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी आपको। उस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल फोकस ग्रुप है फॉर CDS-1 2026। ये स्पेशल फोकस ग्रुप है फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2026। बेसिकली ये दोनों ग्रुप में क्या है कि जो डिफेंस एस्पिरेंट्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट पूछते हैं हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। इसलिए आप इन दोनों ही ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिए। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करेंगे, वहीं पर आपको इन दोनों के लिंक मिल जाएंगे। वहां से इन दोनों ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा इंस्टा अकाउंट है, ये मेरा नंबर है। कोई भी क्वेरीज होगी आप हमें कमेंट कर के बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अप टू यू। तो आज का ये लेक्चर 6 खत्म हो गया है, फिर चलते हैं। बाय बाय।